नमस्कार स्टूडेंट। आज की क्लास में हम फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी ग्रुप डी का चैप्टर बाय चैप्टर लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए। और ये क्लास जो होने जा रहा है इस चैप्टर का आज दूसरा क्लास है, यानी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का दूसरा क्लास यह होने जा रहा है। इसमें 20 क्वेश्चन हमने करवा दिया है पहले के क्लास में। आज यह दूसरा क्लास होने जा रहा है इस चैप्टर में। प्रत्येक दिन हम 20 क्वेश्चन करते हैं, यानी 101 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, जो कि आगे का यदि ग्रुप डी का एग्जाम जो होगा उनमें आने की संभावना बन जाती है सब क्वेश्चन। इसीलिए इन सभी को रिवीजन करना, साथ ही साथ व्याख्या हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बड़े बाधकों का परिणाम नहीं है। यानी इसमें से देखना है कि कौन सा बड़े बाधकों का परिणाम नहीं है। कौन सा परिणाम नहीं, बड़े बाधकों का परिणाम नहीं जो है ना, यहाँ पे हम बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, वन रोपण। यानी वन रोपण बड़े बाधकों का परिणाम नहीं है। क्या वन रोपण है बड़े बाधकों का परिणाम? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर सकते हैं। सामाजिकरण बिल्कुल नहीं होगा, आर्थिक बिल्कुल नहीं होगा, निर्वाणीकरण ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम 22 नंबर क्वेश्चन, वह प्रमुख अनुभूति क्या है जो प्राकृतिक संसाधनों के अधिक साधारणीय उपयोग की ओर ले जा सकती है। यानी कह रहा है कि वह प्रमुख अनुभूति क्या है जो प्राकृतिक संसाधनों के अधिक साधारणीय उपयोग की ओर ले जा सकती है। उपयोग की ओर ले जा सकती है वह कौन सा है? तो वह जो है स्वार्थी, क्या कह रहा है कि स्वार्थी पोषण से पर्यावरण क्षति और विपदा आती है। यानी स्वार्थी पोषण से, यानी स्वार्थी पोषण से पर्यावरणीय क्षति और विपदा आती है। तो ये बात आपको टिक करना पड़ेगा, सी नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे स्वार्थी पोषण से पर्यावरणीय क्षति होती है। क्या होती है? तो क्षति होती है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे 23 नंबर, चेक डैम का अर्थ है। चेक डैम का क्या अर्थ है? चेक डैम का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर हम देख लेंगे अब चेक डैम का क्या अर्थ है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या, बाढ़ग्रस्त, क्या कर रहा है, बाढ़ग्रस्त अवनालिकाओं में मृदा या कंक्रीट की संरचनाएं। क्या है? बाढ़ग्रस्त अवनालिकाओं में मृदा या कंक्रीट की संरचनाएं। यानी ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। व्याख्या देख लेते, चेक डैम छोटे अवनालिकाओं में मिट्टी कंक्रीट की संरचनाएं होती है। इसका मतलब आप समझ जाइएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा ये बीच में आ गया तो कोई बात नहीं, नंबरिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। कि आधुनिक मत्स्य पालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आधुनिक का बात करें, आधुनिक मत्स्य पालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हम देखेंगे आधुनिक जो मत्स्य प्रजनन के लिए हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। यानी मत्स्य प्रजनन के लिए हार्मोन्स का आजकल प्रयोग किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही ठीक होगा। यानी आजकल के आधुनिक का बात कर रहे हैं तो ए नंबर टिक कर लेंगे हम। आधुनिक मत्स्य पालन में हार्मोन द्वारा प्रजनन कराया जाता है। ठीक ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है? यानी इसमें से वैसा खोजना है जो कि सिंचाई की विधि नहीं है। क्या? रिवर ड्रिफ्ट प्रणाली, ये तो है सिंचाई की विधि। कूप भी है, रोधी बांध नहीं है। सिंचाई का यह विधि रोधी बांध नहीं है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। चेक डैम जल संरचना है, सिंचाई विधि नहीं है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब करा कुछ जीवन संपूर्ण खाद्य पदार्थ संग्रह करते। करा कुछ जीव जो है ना, क्या करे, कुछ जीव संपूर्ण खाद्य पदार्थ संग्रह करते हैं और उसे अपने शरीर के अंदर विघटित करते। क्या करते हैं? अपने शरीर के अंदर यानी सामान लेते हैं, विघटित करते। इससे पोषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पोषण करते हैं। कुछ जीव संपूर्ण खाद्य पदार्थ संग्रहण करते जो अपने अंदर विघटित करते हैं, इसे पोषण करते थे। क्या हो जाएगा इसमें? यानी प्राणी समभोजी हो जाए। क्या होगा? प्राणी समभोजी, जो पूर्णतः शरीर यानी जीव संपूर्ण खाद्य पदार्थ का ग्रहण करते लेकिन अपने
शरीर के अंदर विघटित करते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, प्राणी समभोजी बोल देंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को हम टिक कर लेंगे, यानी संपूर्ण भोजन ग्रहण कर विघटित करना होलोजोइक पोषण है। क्या है, होलोजोइक पोषण है। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एक वृहत पोषण है, कराए वृहतोपोषण, वृहत पोषण है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व वृहत पोषण है, तो कौन सा है, तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एक वृहत पोषक तत्व है, तो पोटेशियम है बृहत्तक पोषक तत्व, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। पोटेशियम पौधे का प्रमुख वृहत पोषक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्ध में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है। नई पहल का हिस्सा जो आपसे पूछा जा रहा है, तो वर्षा जल का जल संग्रहण प्रबंध है। क्या है, यानी नई पहल। देखिए, वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल, देखिए वर्षा जल का संचय, वर्षा जल का जमा करके, ठीक ना, और जल संग्रह प्रबंधक। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। वर्षा जल संचय और संग्रह प्रबंधन नई पहल है, ये सब जो है नई पहल है, ये दोनों। आप देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, तो पोषी को खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है, यानी कह रहा है कि स्वपोषी को खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, तो ये बात पता है, क्योंकि वे अकार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं। यानी स्वपोषी जो है ना क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ से भोजन बनाते हैं, यानी अकार्बनिक पदार्थ से भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं ये। इसलिए इसको प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है क्योंकि वे अकार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक कर लेंगे। स्वपोषी अकार्बनिक पदार्थ से भोजन बनाते हैं, इसलिए प्रथम स्तर पर होते हैं। कौन सा जीव स्वस्थ जलीय पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख संकेतक है, मैंने कहा कौन सा जीव स्वस्थ जलीय पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख संकेतन जो है ना, ये जो है हम बात कर लेंगे मछली जलीय पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख संकेतक। मछली जलीय पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख संकेतक है, तो क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन को, एक विशाल बांध के निर्माण का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से क्या है। कह रहा है कि एक विशाल बांध के निर्माण का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से क्या है, यानी जल विद्युत शक्ति का उत्पादन है। यानी एक विशाल बांध के लिए प्राथमिक लाभ, यानी बांध जो बनाते हैं किसके लिए, यानी जल विद्युत शक्ति का उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन नंबर हम एक को टिक कर लेंगे। विशाल बांध का मुख्यतः लाभ है जल विद्युत उत्पादन। 31 नंबर, गैंडे व्हेल और हाथी संचार के लिए किस श्रेणी की ध्वनि आवृत्ति का प्रयोग करते हैं। यानी कह रहा है कि गैंडे व्हेल और हाथी संचार के लिए किस श्रेणी की ध्वनि आवृत्ति का प्रयोग करते हैं। ये जो प्रयोग करते हैं अश्व कर क्या है, अश्व ध्वनि का। ऑप्शन नंबर सी को कर, ये जीव अश्व ध्वनि से संचार करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर लेंगे। अवशिष्ट जल उपचार संचयन में बायोगैस निम्नलिखित में से किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है। बायोगैस से प्राप्त जो किया जाता है, यानी क्या, अपंक से प्राप्त किया जाता है, अपंक। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। बायोगैस सलज से प्राप्त होता है, क्या से, सलज से। 33 नंबर देख लेंगे, निम्नलिखित में से किसे समाज में खराब जीवन स्तर में योगदान देने वाला प्रमुख कारक माना जाता है। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे समाज में खराब जीवन स्तर में योगदान देने वाला प्रमुख कारक माना जाता है। किसे माना जाता है, तो संसाधनों के वितरण में असमानता। यदि संसाधन का असमानता रूप से जो है वितरण जो होगा, तो क्या होगा, ये
खराब जीवन स्तर में योगदान देने वाला प्रमुख कारण इसे माना जाएगा। ठीक ना, ए नंबर को हम टिक कर लेंगे। असमान संसाधन वितरण जीवन स्तर को प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। 34 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खी के सामान्य नाम को उसके वैज्ञानिक नाम से सुमेलित कीजिए। इस पे सुमेलित करना है। इसका तो दिया ही नहीं गया है, ऑप्शन तो देना चाहिए। व्याख्या भारतीय मधुमक्खी देखेंगे, ये है, इसका देख लीजिएगा अपने से इन सारे ऑप्शन को। यहाँ पे उत्तर ही दिया गया, इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक। 35 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुद्री मछली नहीं है? समुद्री मछली नहीं है। रेहू समुद्री मछली नहीं है। रेहू आप लोग भी खाए होंगे या लोकल मार्केट में मिलते हैं रेहू। रेहू मीठे पानी की मछली, क्या है? मीठे पानी की मछली है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी नंबर को हम टिक कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे 36, सामान्यतः किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? करा कि सामान्यतः किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? जीवों की संख्या जो सबसे कम होती है वह तृतीय उपभोक्ता होती है, यानी तृतीय उपभोक्ता सबसे कम संख्या में होते हैं। कर एका क्या परिस्थित एक पोषण क्या लिखा? पातविल पासुन। ये थोड़ा सा कहाँ से क्वेश्चन आ गया? अंदाजे कितनी अटेक ऊर्जा, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यानी ये जो हो जाएगा 10% होगा। ठीक ना, 10%। 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से क्या जैविक आवर्धन का कारण बन सकता है? कि निम्नलिखित में से क्या जैविक आवर्धन का कारण बन सकता है? पीडनाशी क्या है? जैविक कारण का ही है ना, तो ऑप्शन में बी को हम टिक। जैविक आवर्धन का कारण पीडकनाशी। देखिए कितना बार रिपीट क्वेश्चन क्या इससे। वे पदार्थ जो बैक्टीरियो या क्या है सैफोफाइटस की क्रिया द्वारा विघटित नहीं हुए हैं, लेकिन भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा किसी तरह से विघटित हो गए, उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अजैव निम्नीकरणीय बोला जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। ऐसे पदार्थ अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल के लिए अजैव प्रतिरोध नहीं है? कौन नहीं है? यानी कीट नहीं है, कीट पौधे के लिए नहीं है, लाभदायक है, यह प्रतिरोध नहीं है। तो यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। तो फिलहाल 40 क्वेश्चन था आज के क्लास में, यानी 21 नंबर्स थे। आप लोगों को आज के क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। हम अगले क्लास में फिर से आप सभी के लिए 40 से ऊपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे।